नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुरा। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। 17वीं लोकसभा के लिए पहले चरण का संपन्न हुआ चुनाव। 91 सीटों के लिए 14 करोड़ से भी ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। इनमें बिहार की 4 सीट, छत्तीसगढ़ की, बस्तर की सीट, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीट, ओडिशा की 4 सीट, असम की 5, जम्मू कश्मीर की 2 जबकि महाराष्ट्र की 7 सीटों पर वोटिंग हुई। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 2 सीटों पर भी वोट डाले गए। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना समेत 9 ऐसे राज्य थे जहां पहले ही चरण में चुनाव खत्म हो गया। वहीं अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड और लक्षद्वीप में सभी सीटों के प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। यूपी में 80 सीटें, 7 चरण। 11 अप्रैल को गौतम बुद्ध नगर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, सहारनपुर में चुनाव संपन्न हुए। 18 अप्रैल को अलीगढ़, अमरोहा, बुलंदशहर, हाथरस, मथुरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी, नगीना में चुनाव होंगे। 23 अप्रैल को मुरादाबाद, रामपुर, संभल, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली और पीलीभीत में चुनाव होंगे। 29 अप्रैल को शाहजहांपुर, खेड़ी, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, जालौन, झांसी और हमीरपुर में चुनाव होंगे। तो वहीं 6 मई को फिरोजाबाद, धौरहरा, सीतापुर, मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, बहराइच, केसरगढ़ और गोंडा में चुनाव होंगे। 12 मई को सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही में चुनाव होंगे। तो वहीं 19 मई को महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सालेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज में चुनाव होंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में 7 केंद्रीय मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इस चरण में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता नितिन गडकरी समेत 7 केंद्रीय मंत्री चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा 3 पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेताओं के बेटे व बेटी भी इसी चरण में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आइए जानते हैं उन केंद्रीय मंत्रियों के बारे में जिनके भाग्य का फैसला जनता तय करेगी। कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर। नितिन गडकरी महाराष्ट्र की नागपुर लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता नितिन गडकरी उम्मीदवार हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी नाना पटोले से है। पटोले तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने आम चुनाव से पहले भाजपा का साथ छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए। इस बार कांग्रेस ने नागपुर सीट से पटोले का प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कि पटोले और नितिन गडकरी के बीच मधुर संबंध रहे हैं। पटोले को भाजपा में लाने का श्रेय भी नितिन गडकरी को ही जाता है, लेकिन इस बार वो उनके ही खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे हैं। 2014 में पटोले गोंदिया भंडारा लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार थे और उन्होंने एनसीपी के कद्दावर नेता प्रफुल्ल पटेल को परास्त किया था। नागपुर सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट थी, लेकिन 2014 के आम चुनाव में नितिन गडकरी ने कांग्रेस के विलास मुत्तेवार को परास्त कर यहां से विजय हासिल की थी। अगर नितिन गडकरी को यहां से चुनाव जीतने की चुनौती है तो कांग्रेस को फिर से परचम लहराने की चुनौती होगी। पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने गाजियाबाद संसदीय सीट पर विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह को उम्मीदवार बनाया है। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर को शिकस्त दी थी।
वीके सिंह ने करीब 5 लाख मतों के अंतर से राजबब्बर को परास्त किया था। ये भाजपा की बड़ी जीत थी। यहाँ तीसरे और चौथे स्थान पर बसपा और सपा थी, लेकिन इस बार वीके सिंह का मुकाबला सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी सुरेश बंसल से है। हालांकि गठबंधन ने इस सीट से पहले सुरेश कुमार मुन्नी को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन ऐन मौके पर यहाँ प्रत्याशी बदल दिया गया। विदेश राज्य मंत्री के रूप में वीके सिंह ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। साल 2015 में यमन के गृह युद्ध में फंसे 4000 भारतीयों को सुरक्षित लाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। इतना ही नहीं, ऑपरेशन संकट मोचन की सफलता का श्रेय भी उन्हीं ही जाता है। हालांकि यहाँ कुल 12 प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन प्रमुख मुकाबला भाजपा और सपा बसपा गठबंधन के बीच है। उत्तर प्रदेश के बागपत संसदीय सीट पर एक बार फिर भाजपा ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री सतपाल सिंह पर विश्वास जताया है। बागपत संसदीय सीट पर वो भाजपा के उम्मीदवार हैं। इस बार उनका मुकाबला राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी जयंत चौधरी से है। जयंत आरएलडी प्रमुख अजीत सिंह के बेटे हैं। पहली बार साल 2014 में सत्यपाल सिंह बागपत सीट पर विजयी हुए थे। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त डॉक्टर सत्यपाल ने आरएलडी प्रमुख अजीत सिंह को शिकस्त दी थी। इस सीट पर जहां सत्यपाल की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, तो वहीं दूसरी ओर आरएलडी के समक्ष अपने गढ़ को बचाने की चुनौती भी होगी। किरण रिजिजू। अरुणाचल पश्चिम संसदीय सीट से भाजपा ने किरण रिजिजू पर भरोसा करते हुए अपना प्रत्याशी बनाया है। रिजिजू मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री है। नॉर्थ ईस्ट में रिजिजू भाजपा के प्रमुख नेता हैं। रिजिजू उन नेताओं में शामिल है जिन्होंने साल 2014 के चुनाव में नॉर्थ ईस्ट में कमल का परचम लहराया। रिजिजू ने कांग्रेस के तकाम संजय को 41,000 के वोटों से पराजित किया था। रिजिजू मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री भी बने। हंसराज अहीर। महाराष्ट्र की चंद्रपुर सीट से भाजपा ने हंसराज अहीर को उम्मीदवार बनाया है। हंसराज नरेंद्र मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं। साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में हंसराज ने कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेश को 2 लाख से अधिक मतों से परास्त किया था। हंसराज यहां जीत का हैट्रिक लगा चुके हैं। तो वहीं इस बार हंसराज का मुकाबला कांग्रेस के सुरेश धानोरकर से है। अजय टम्टा। उत्तराखंड की अल्मोड़ा सीट से भाजपा ने केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री अजय टम्टा को उम्मीदवार बनाया है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में अजय ने कांग्रेस के प्रदीप टम्टा को 1 लाख से ज्यादा वोटों से पराजित किया था। एक बार फिर उनका मुकाबला कांग्रेस के प्रदीप टम्टा से ही है। स्पेशल डेस्क से न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली वीवीआईपी सीट रायबरेली पर एक बार फिर यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी मैदान में है। सोनिया गांधी ने गुरुवार को रायबरेली से पर्चा भरा। ये देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट। इस बार सोनिया का मुकाबला पूर्व कांग्रेसी नेता और अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह से होगा। इस लोकसभा सीट से गांधी परिवार के फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी तो चुनाव लड़ ही चुके हैं। पिछले 2004 लोकसभा से ये सीट यूपीए अध्यक्ष और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास है। रायबरेली सीट पर इस लोकसभा चुनाव में 5वें चरण में 6 मई को मतदान होगा। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को 2004 नहीं भूलना चाहिए। जब पत्रकारों ने सोनिया गांधी से पूछा कि क्या पीएम मोदी अजय है, तो सोनिया गांधी ने नकार दिया। Don't forget 2004. यूपीए प्रमुख सोनिया गांधी ने कहा कि बीजेपी को 2004 को नहीं भूलना चाहिए। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी भी अजय थे, लेकिन हम फिर भी जीत गए। सोनिया का निशाना भाजपा के 2004 का नारा इंडिया शाइनिंग पर था। 5 साल के शासन के बाद चुनाव के दौरान एनडीए ने अपना ये नारा दिया था, लेकिन 2004 में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की करारी हार हुई थी और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए ने केंद्र की सत्ता में वापसी की थी। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय इतिहास में कई लोग ऐसे रहे हैं जिन्हें ये मानने का अहंकार था कि वे अजय हैं, वे देश के लोगों से बड़े हैं, लेकिन उन्हें ये एहसास नहीं है कि लोगों से बड़ा कोई नहीं है। मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी मेरा सिर्फ एक जवाब दे, जो कार्रवाई मेरे ऊपर करनी है करो,
कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी मुझे ये समझा दे कि ये जो अनिल अंबानी है, जो इनका मित्र है, दोस्त है, भाई है, जिसको ये भाई कहते हैं, इसने जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया। इसको राफेल का कॉन्ट्रैक्ट कैसे दे दिया? नरेंद्र मोदी जी मुझे ये समझाए। मोदी जी ये भी मुझे समझा दे कि सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया है। मोदी जी ये भी मुझे समझाए कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने ये क्यों बोला कि नरेंद्र मोदी ने, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उन्हें कहा कि राफेल कॉन्ट्रैक्ट अनिल को मिलेगा। राहुल ने कहा कि मोदी की अवजयता इस चुनाव में पूरी तरह से दिखेगी। 1996, 1998 और 1999 में भाजपा सरकार का नेतृत्व करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी को 2004 में इंडिया शाइनिंग अभियान के दम पर जीत की भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था। स्पेशल डेस्क से न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों में एनडीए के रूप में सबसे बड़े राजनीतिक गठबंधन का फायदा भाजपा को मिल सकता है। भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए में कुछ 38 छोटे बड़े दल हैं, जिनमें से करीब 20 दल चुनाव मैदान में है। आइए जानते हैं कि 2019 में क्या है गठबंधन का खेल। लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। कल 20 राज्यों में 91 सीटों का पहले चरण का मतदान भी हो गया, लेकिन पूरे देश की निगाह लोकसभा के नतीजों पर अटकी है, क्योंकि नतीजे आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि देश में आखिरकार किसकी सरकार बनेगी। हालांकि सभी राजनीतिक पार्टियां गठबंधन कर अपनी अपनी पार्टियों को मजबूत करने की कोशिश में लग गए हैं। अगर बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए में 16 दल है, तो वहीं भाजपा का दावा है कि विपक्ष जिस महागठबंधन का राग अलप रहा है वो भाजपा और एनडीए के सामने कमजोर है। भाजपा ने एनडीए में देश के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंध रखने वाले 38 दलों को जोड़ा है। भाजपा ने अपने सहयोगी दलों के लिए करीब 110 सीटें भी छोड़ी है और कुछ सीटों पर निर्दलीयों का समर्थन भी किया है। वहीं अगर बात करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया था और एनडीए के साथ वो 325 से ज्यादा सीटें जीत कर आई थी। भाजपा नेताओं का दावा इस बार पहले से भी ज्यादा सीटें जीतने का है। इसके पीछे विभिन्न राज्यों में भाजपा का मजबूत गठबंधन होने का तर्क दिया जा रहा है। विपक्ष भाजपा को सत्ता में आने से रोकना तो चाहता है, लेकिन उसके गठबंधन अलग अलग राज्यों के अनुसार है। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा गठबंधन में कांग्रेस शामिल नहीं है। हालांकि कांग्रेस ने महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में मजबूत गठबंधन बनाए हैं। कई राज्यों में उसका भाजपा से सीधा मुकाबला है। हालांकि भाजपा को एनडीए के बड़े मुकदमे के लाभ विपरीत परिस्थितियों में भी मिलेगा। अगर उसे स्पष्ट बहुमत मिलने में कोई कमी रह भी गई तो एनडीए की संख्या प्रभावी रहेगी। दरअसल किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर सबसे बड़े दल या सबसे बड़े चुनाव पूर्व गठबंधन को जीती सीटों की संख्या के आधार पर सरकार बनाने का न्योता दिया जाता है। बहरहाल ऐसे में सवाल ये है कि 2019 के रन में विपरीत हालात में भी एनडीए को लाभ मिलेगा या नहीं, ये तो आने वाले मतगणना में बताया जाएगा। स्पेशल डेस्क से न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। जेट एयरवेज ने गुरुवार रात को अपनी सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी हैं। एयरलाइंस ने इसके पीछे संचालन समस्याओं का हवाला दिया है और इसके अलावा 10 और विमानों को वेतन समस्या के चलते फिलहाल सेवा से हटा दिया गया है। इस तरह से जेट अब तक 79 विमानों को सेवा से हटा चुकी है। आइए देखते हैं इस पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल ने संकट में फंसी एयरलाइंस में अपनी 26% हिस्सेदारी पंजाब नेशनल बैंक के पास गिरवी रखी है। ये हिस्सेदारी कर्ज के लिए सुरक्षा गारंटी है। ऋण समाधान योजना के तहत नरेश गोयल और उनकी पत्नी अनीता गोयल पिछले सप्ताह कंपनी के निदेशक मंडल से हट गए थे। जेट एयरवेज ने गुरुवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि गोयल ने पंजाब नेशनल बैंक के पास 2.95 करोड़ शेयर यानी 26.01% हिस्सेदारी गिरवी रखी है। जेट एयरवेज लिमिटेड द्वारा लिए गए नए कर्ज के लिए सुरक्षा के तौर पर ये हिस्सेदारी 4 अप्रैल को गिरवी रखी गई है। जानकारी के मुताबिक इसी दिन गोयल को 5.79 करोड़ से अधिक शेयरों को जारी किया गया। ये शेयर एयरलाइंस द्वारा कर्ज के लिए सुरक्षा के तौर पर नहीं बिकने वाली श्रेणी में रखे गए थे। जेट के कर्जदाता बैंकों की तरफ से एसबीआई कैपिटल ने जेट एयरवेज के 31% से
75% तक शेयर बेचने के लिए बोली मांगी है। जानकारी के मुताबिक जेट एयरवेज के पूर्व चेयरमैन नरेश गोयल एयरलाइंस में हिस्सेदारी खरीदने के लिए बोली लगा सकते हैं। बिल्डिंग की शर्तों के मुताबिक गोयल को इसकी इजाजत होगी। एसबीआई कैपिटल ने 8 अप्रैल को बोली प्रक्रिया शुरू की थी। निवेशकों को अभी सिर्फ रुचि पत्र जमा कराना है। इसमें जिन्हें चुना जाएगा वे आगे बोली लगाएंगे। बैंकों के मुताबिक वित्तीय बोली लगाने की अंतिम समय सीमा 30 अप्रैल ही रहेगी। नरेश गोयल और उनकी पत्नी अनीता गोयल ने 25 मार्च को जेट एयरवेज को बोर्ड से इस्तीफा दिया था। उन्होंने जेट में अपनी हिस्सेदारी भी घटा दी। गोयल अपने 51% शेयरों में से 26.01% पीएनबी के पास गिरवी रख चुके हैं। 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज में फंसी जेट एयरवेज के रेजोल्यूशन प्लान के तहत ऐसा किया गया। एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंकों के कंसोर्शियम ने कहा था कि वो एयरलाइंस में 50.1% हिस्सेदारी लेंगे। इसके बाद जेट एयरवेज को 1,500 करोड़ रुपए देंगे। हालांकि एयरलाइंस को अभी तक ये रकम नहीं मिल पाई है। एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने उस वक्त कहा था कि एयरलाइंस में शेयर खरीदने के लिए किसी को बिल्डिंग से रोका नहीं जाएगा। बोली लगाने वाला कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टर हो सकता है, कोई एयरलाइंस हो सकती है। नरेश गोयल खुद या जेट एयरवेज की पार्टनर एतिहाद भी बोली में शामिल हो सकती है। स्पेशल डेस्क से न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। एक और जहां गर्मियों ने दस्तक दे दी है तो वहीं मच्छरों का प्रकोप भी शुरू हो गया है। लेकिन हनुमानगढ़ स्वास्थ्य और नगर परिषद विभाग द्वारा मच्छरों से बचाव के कोई भी प्रयास अभी तक नहीं किए जा रहे, जिसका सीधा खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ रहा है। ये देखते हैं इस पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। लापरवाहियों के आलम तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन हर साल करोड़ों रुपए का बजट पास करने वाली करोड़ी की हनुमानगढ़ नगर परिषद की लापरवाही और निष्क्रियता इस हद तक बढ़ गई है कि पिछले 10 सालों से नगर परिषद को मच्छरों से निजात नहीं मिल पाया है। इतना ही नहीं, MLO छिड़काव की फोगिंग मशीन भी अब तक ठीक नहीं हो पाई है। जिला मुख्यालय वार्डों की संख्या के अनुसार यहाँ पर कम से कम 3 मशीनों की आवश्यकता है, लेकिन 3 तो दूर की बात है, परिषद के पास मात्र 1 मशीन है, वो भी 10 साल से खराब पड़ी है। और शहर की हालत ये है कि जगह जगह गंदगी अटकी पड़ी है। नालियाँ भरी पड़ी है कीचड़ों से, फोगिंग नहीं हो रही है, फोगिंग मशीन नहीं है, खुद ही यहाँ पे नालियों में डाल रहे हैं, मिट्टी का तेल डाल रहे हैं दुकानदार। पूरा शहर के अंदर गंदगी है, बहुत बुरा है। जहां एक तरफ आम आदमी परेशान है, बीमार पड़ रहा है, वहीं जिला कलेक्टर के लिए यह कोई खास मुद्दा नहीं है और नगर परिषद कमिश्नर महोदय बड़ी सफाई से सफेद झूठ बोल गए। तो में काला तेल का छिड़काव कराया जा रहा है और फोगिंग मशीन भी तैयार है और केमिकल के लिए CMA 24 लिख दिया, केमिकल प्राप्त होते ही हम फोगिंग का छिड़काव कराएंगे। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि खराब पड़ी मशीन को नगर परिषद अधिकारियों ने पड़ोसी जिले के गंगानगर नगर परिषद में ठीक करवाने के लिए भेजा था, लेकिन गंगानगर परिषद ने ये कहकर मशीन देने से इनकार कर दिया कि पहले इस मशीन का रिपेयरिंग शुल्क चुकता करे तब मशीन दी जाएगी। हालांकि नगर परिषद ने खाना पूर्ति करते हुए पिछले वर्ष 4 चाइनीज फोगिंग मशीन खरीदी थी, लेकिन उनमें से 2 कुछ दिन बाद खराब हो गए और 2 मशीनों की इतनी क्षमता नहीं कि वे लगातार 3 वार्डों में छिड़काव कर सके, जिसके चलते दोनों मशीनों का होना न होना एक समान है। जिस जिले के मुखिया पर जिले के लोगों की जिम्मेदारी है, उन्हें यह मुद्दा ही नहीं लगता। ऐसे में आम जन को राहत मिलेगी, ये सोचना ही नामुमकिन है। हनुमानगढ़ नगर परिषद हर वर्ष करोड़ों रुपए का बजट पास होता है और अभी हाल ही में लास्ट मीटिंग हुई है जो भाजपा बोर्ड की और नगर परिषद की, उसमें 256 करोड़ रुपए का जो बजट पास हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो नगर परिषद के पास अपनी एक फोगिंग मशीन तक नहीं है। करीब उसकी फोगिंग मशीन की ₹1.25 लाख रुपए लगभग कीमत होगी, लेकिन नगर परिषद है उसमें लापरवाही बरत रहा है और ये लापरवाही जो आम आदमी पर भारी पड़ रही है, क्योंकि गर्मियों के दिन आ चुके हैं, मच्छरों ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। जगह जगह गंदगी अटी पड़ी है, उस पर मच्छर आते हैं और वही मच्छर जाके आम आदमी को काटते हैं, तो जिससे बीमारियाँ फैलने का डर बना रहता है।
और ये फॉगिंग मशीन का 8 साल हो गए हैं पिछले कि वो फॉगिंग मशीन ख़राब पड़ी है, नगर परिषद को सही तक नहीं करवा पा रही है। जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही साफ नज़र आ रही है। हालांकि जो नगर परिषद 4 मशीनें हैं वो लेके आई थी, चाइनीज़ मशीनें लेके आई थी शहर में छिड़काव करने के लिए, मच्छरों को मारने के लिए, लेकिन उसमें भी चाइनीज़ मशीनें हैं तो वो 2 दिन चली और वो 2 मशीनें ख़राब हो गई हैं। और जो बाकी 2 मशीनें हैं उनकी जो क्षमता है वो बहुत कम है, जिसके चलते कि जो हनुमानगढ़ की जो टोटल 34 वार्ड हैं यहाँ पे, जिसको कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ऐसे में जो नगर परिषद की लापरवाही है वो आम जनता पे भारी पड़ रही है। उनके स्वास्थ्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल को देखें तो आए दिन वहाँ पे भीड़ लगी रहती है। और वजह यही रहती है कि हमने डॉक्टरों से भी बात की है कि उनकी यही कहना है कि जो मलेरिया के रोगी हैं, जो डेंगू के रोगी हैं, वो ज़्यादा रोगी आ रहे हैं। और वजह यही है कि शहर में सफाई व्यवस्था नहीं है और जो नगर परिषद है उसके पास फॉगिंग मशीन तक नहीं है जिससे कि वो छिड़काव कर सके। अब देखने वाली बात होगी कि मीडिया में मामला आने के बाद आपको बताना चाहूँगी, हमने भी यहाँ पे अधिकारियों से इस मामले में बात की है तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी जो फॉगिंग मशीन है उसको ठीक करवाया जाएगा। लेकिन आपको यहाँ बताना चाहूँगी पिछले 5 साल से ऐसी आश्वासन दिए जा रहे हैं नगर परिषद द्वारा कि आज ठीक करवाएंगे, कल ठीक करवाएंगे, लेकिन कई भाजपा कांग्रेस दोनों के बोर्ड आए और गए, कई अधिकारी जो आए गए वहाँ पे, लेकिन आज तक उस मशीन की जो हालात है वो ठीक नहीं हुए और उसकी जो परेशानियां हैं वो आम आदमी को झेलनी पड़ रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक जो नगर परिषद है कब तक इस मशीन को सही कराती है और आम आदमी को इसमें राहत दिलवाती है। कैमरामैन आशिफ खान के साथ न्यूज़ इंडिया, विश्वास कुमार, हनुमानगढ़। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा के बाद सुर्खियों में आई उदयपुर संभाग की राजसमंद सीट पर जयपुर राजघराने की दिया कुमारी को टिकट दिया गया है। संभाग की सीट पर कांग्रेस के देवकी काका के सामने बीजेपी से दिया कुमारी के नाम की घोषणा के बाद ये एक हॉट सीट मानी जा रही है। आपको बता दें कि पूरे संभाग में एकमात्र महिला प्रत्याशी होने के कारण भी इसे हॉट सीट माना जा रहा है। दिया कुमारी महिला प्रत्याशी होने के साथ ही राजघराने की होने की वजह से भी आमजन में काफी लोकप्रिय है। उदयपुर के समीप देलवाड़ा पहुंची जयपुर राजघराने की दिया कुमारी से बात की हमारे उदयपुर संवाददाता अभिषेक जोशी ने। और प्रारंभ हो चुका है और वहीं पर अब जनसंपर्क का दौर भी यहां पर चलने लगा है। राजसमंद से टिकट मिला दिया कुमारी जी को और जो जयपुर राजघराने से ताल्लुकात रखती है उनसे हम जानेंगे किस तरह के तैयारी के साथ इस बार चुनावी रण में है। मैडम, न्यूज़ इंडिया में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह की चुनावी तैयारियों के साथ इस बार आप? जी, चुनावी तैयारी पूरी है क्योंकि जो भाजपा का कार्यकर्ता होता है वो चुनाव लड़ता है, कैंडिडेट तो बाद में डिक्लेयर होता है। इन लोगों ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। ये लोग 5 साल तैयार ही रहते हैं, सोते नहीं है। मैं एमएलए थी पिछली सरकार में और मैं प्रदेश मंत्री हूँ भाजपा की। मैं जानती हूँ कैसे भाजपा ऐसी पार्टी है जो पूरी तरह से कैडर बेस्ड पार्टी है। हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं, जनता से जुड़ाव रखते हैं। जो भी क्षेत्र हमारा होता है वहाँ मिलते रहते हैं, जाते रहते हैं, विकास कार्यों के लिए भी और चीज़ों के लिए भी। तो ये कभी सोता ही नहीं कार्यकर्ता। फर्क क्या पड़ता है, चुनाव से पहले भागा दौड़ी थोड़ी होती है, वो तो आप उन लोगों से पूछिए उनका क्या हाल है। हम पूरी तरह से तैयार हैं। पूरी जनता ने अपना मन बना लिया है कि मोदी सरकार दोबारा लानी है और बहुत अच्छी संख्या में लानी है, मेजोरिटी से लानी है। मोदी जी ने तो आप पे भरोसा जता दिया है और आपको शुरुआत दी है श्रीनाथ जी की नगरी से। किस तरह का आशीर्वाद आपको श्रीनाथ जी के यहाँ आपने लिया और अब आगे आप एक महिला कैंडिडेट होने के नाते एक हॉट सीट भी राजसमंद मानी जाती है, एक महिला होने के नाते आप किस तरह आगे आने वाले 5 साल के कार्यकाल को कर पाएंगे? मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे इस क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया। ये धार्मिक स्थल है, ये वीरों की धरती भी है, तो यहाँ से प्रत्याशी बनाना ही बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, जीतना आगे की बात है। और मैं आगे जो मेरी प्राथमिकता रहेगी, हाँ यहाँ पर बहुत टूरिज्म का पोटेंशियल भी बहुत है। यहाँ पर जो रिलीजियस टूरिज्म है उसको हम बढ़ा सकते हैं क्योंकि इतने मंदिर हैं यहाँ, इतने महाराणा प्रताप का भी ये क्षेत्र रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं। और एज अ महिला, एज अ वुमन, मैं सोचती हूँ बहुत ही अच्छा है कि हमारी पार्टी ने महिलाओं को भी मौका दिया और आगे भी देती रहेगी। और महिलाओं को अधिकार भी मिलना चाहिए, सभी जगह जो उनका स्थान है वो मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, मान सम्मान मिलना चाहिए, और क्या चाहिए। तो ये थी दिया कुमारी जो जयपुर राजघराने से ताल्लुकात रखती है और इस बार चुनावी रण में अपना दमखम अपना रही है। उदयपुर से न्यूज़ इंडिया के लिए अभिषेक जोशी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।